दोस्तों, alternating current is a very important not only from study point of view but also from the examination point of view। बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि एक लंबा है, इसको कंसाइज करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो आप अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। देखिए, अगर इसको हम करंट आई मान लें तो आप देख रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड जो है चेंज हो रहा है। ये आपकी टाइम एक्सिस है। whose magnitude changes with time and direction reverse periodically। डायरेक्शन देखिए रिवर्स हो रही है और साथ में पीरियोडिकली है। पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, यानी पीरियोडिकली आप देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज हो रही है और करंट का मैग्नीट्यूड जो है आपका लगातार समय के अनुसार बदलता जा रहा है। तो इस प्रकार की करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। आप इसको दो बार में बता सकते हैं। एक बार t बराबर 0 पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट 0 है, और एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि ऐसे ही आपको चीज मिले कि करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है टाइम के अनुसार चेंज होता रहे और पीरियोडिकली उसकी डायरेक्शन भी चेंज होता रहे, लेकिन इनिशियली t बराबर 0 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिले। तो दोस्तों, अगर हम मैक्सिमम करंट I0 मान लें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मान लें इस पॉइंट को, तो इस करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं I इज इक्वल टू, अब हमको चेंज करना पड़ेगा, कलर थोड़ा सा कर लेते हैं। आप कह सकते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं I इज इक्वल टू I0 मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी। अगर आपको ऐसे ही एक अल्टरनेटिव ईएमएफ सोर्स भी चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। इसी तरह अगर आप बेटा इसमें देखें, इसमें आई टी बराबर 0 पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है, तो ये कोसाइन फंक्शन या कॉस ओमेगा टी, ओमेगा आप जानते हैं फंक्शन होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, क्योंकि मोशन जो है आप देखिए पीरियोडिकली हो रहा है, एक सर्किल बना रहा है, तो एक फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, तो वो 2 पाई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है ओमेगा। इसी तरह आप देख सकते हैं अगर आप एक अल्टरनेटिव ईएमएफ सोर्स लेना चाहते हैं तो वो E0 कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। टी बराबर 0 पे कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है और आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलने लगेगी। यानी कि आप इसको चाहें तो E से और I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पीरियोडिकली है तो कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव आपको मिल रहा है। तो दोस्तों, जब यहाँ पे करते हैं और आप देखते हैं कि अगर एक कंप्लीट साइकिल को देखें, यानी कि यहाँ से चले और यहाँ पहुँचे, एक कंप्लीट साइकिल हुई, तो इसमें रिजल्टेंट करंट तो आपकी 0 हो गई, क्योंकि जितना पॉजिटिव था उतना निगेटिव। आप बड़े खुश हो गए कि बिजली बिल आएगा नहीं, क्योंकि घर के अंदर तो अल्टरनेटिंग करंट आती है। सरकार भी बहुत होशियार है, वो क्या कहती है, पूरे साइकिल का वो एवरेज ले लेती है, यानी कि आपसे जो बिल लेती है वो आई एवरेज, या इसको आप आई मीन कहते हैं। डेरिवेशन आपने किया होगा और आपने देखा होगा ये 2 टाइम मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई होता है। ये करीब 63-64% के आसपास होता है। सरकार को फिर भी घाटा हो रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू का 63% ही बिजली का बिल ले पा रही है, इसलिए उसने थोड़ी सी होशियारी की और आपसे IRMS ले ली, जिसको आप कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ हमको कॉन्साइज वे में फार्मूला बताना ऑब्जेक्टिव है, इसलिए डेरिवेशंस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल पे है ही हैं, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा अल्टरनेटिंग करंट्स, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर, और डेरिवेशन करते समय आपने क्या करा था, पहले करंट का स्क्वायर किया था, मीन किया था, रूट लिया था और ये मिला था I0 अपॉन रूट 2। ये कभी मैं करीब आता है 70.7 या 70% ऑफ परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम करंट आता है। ये कहाँ 63 था, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था, कहाँ उसने RMS वैल्यू पे डिजाइन कर लिया अपना सिस्टम, तो ये करीब 70% आ गया, 7% का इजाफा, तो सरकार तो फायदे में रहेगी। दोस्तों, अगर यही EMF सोर्स जो करंट का है
वैसे ही आप कहें कि सर हमारे पास वोल्टेज सोर्स भी अगर अल्टरनेटिंग हो जाए तो क्या हो जाए, तो आपने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैथमेटिक्स वही रहेगी, 2E0/पाई कर देंगे और जो ERMS होगा वो हो जाएगा E0/√2। ये विशेषकर दो चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है, इसमें आपको न्यूमेरिकल लगाते समय बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, और आप जानते हैं कि तीन आपके पास बेसिक पैसिव डिवाइसेस है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। इन तीनों के अक्रॉस अगर हम एसी वोल्टेज सोर्स लगाते हैं यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो ऐसे सूरत हाल में इनकी जो रजिस्टिव वैल्यू है उसका क्या होगा, उसके बारे में आपको सिखाते हैं। आपने कहा सर ये एक रेजिस्टेंस था हमारा जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया, वोल्टेज सोर्स कह सकते हैं। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो इसकी फ्रीक्वेंसी पे या ओमेगा पे नहीं डिपेंड करता। रेजिस्टेंस में अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं होता, लेकिन जब आप किसी इंडक्टर के क्रॉस लगाएंगे, अल्टरनेटिंग सोर्स लगाएंगे, उसकी एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, इसका एक इंडक्ट होगा, सेल्फ इंडक्टेंस होगा जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और इसी तरह आप अगर C कैपेसिटी का एक कैपेसिटर लेते हैं, उसके क्रॉस एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF सोर्स लगाते हैं तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, उससे इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। क्या होता है आइए उसकी बात करते हैं। हमको थोड़ा सा इंक चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पहुंचे तो ये जो है रेजिस्टेंस कहलाता है, उसकी ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करता है तो R रहेगा। लेकिन ऐसे सूरत हाल में रेजिस्टेंस रिएक्टेंस कहलाएगा, पूरा कहे तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ठीक। इसको आप XL से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट इसकी भी ओम होती है, और ये होता है आपका ओमेगा L, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कैपेसिटर C भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस ना होके रिएक्टेंस ऑफ एक कैपेसिटेंस कह देते हैं, जिसको XC से रिप्रेजेंट करते हैं 1/ओमेगा C, और यूनिट आपकी ओम होती है। तो दोस्तों ये तीनों जो एलिमेंट है, पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब आप पढ़ने जाएंगे क्लास 12 पास करने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, देखेंगे कि ये तीन पैसिव डिवाइसेस से ही पूरी आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी। आइए दोस्त चलते हैं, जब इन तीनों को गड़बड़ देते हैं यानी कि मिला देते हैं तब क्या होगा, तब कुछ कौन सी बातें आपकी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आपने कहा ये सर अगर हमारे पास LCR सर्किट है और आपने सीरीज में एक सोर्स लगा रखा है तो ऐसे सूरत हाल में रेजिस्टेंस क्या होगा। ऐसे सूरत हाल में रेजिस्टेंस को हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं। जो रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट इन LCR इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो तीन चीज़ें हो गई दोस्तों, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, दूसरा रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, और तीसरी महत्वपूर्ण इम्पीडेंस। इस इम्पीडेंस में आपके पास क्या है, तीनों चीज़ हैं। तो इसका रिजल्टेंट जो आता है, क्योंकि फेस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है, वेक्टर फॉर्म की तरह होता है। अभी इसी में लेंगे और पीछे के सर्किट्स की बात यहीं पे समझा देंगे एक कॉमन डायग्राम में, क्योंकि हमको कॉन्साइज करना है। तो इम्पीडेंस जिसका Z² इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं जो भी आपका रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस का डिफरेंस आ रहा है उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ तक आते आते मेरा समझाने का मकसद था आप रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस में अंतर समझ लें, उनकी वैल्यू समझ लें। रेजिस्टेंस रहता है, ओमेगा पे नहीं डिपेंड करता है। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर ओमेगा L, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस 1/ओमेगा C।
जाहिर सी बात है इसकी भी यूनिट ओम ही होगी। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात और सीखनी है, जो सीख लीजिए बड़ा काम देगा, जो कि पिछले डायग्राम से भी सेम होगा। अगर हम कहें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है राइट। अब सर्किट्स हैं, सर्किट में आपने क्या करा है, ईएमएफ सोर्स लगाया है बेटा, ठीक। एसी सोर्स है 250 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 है, तो क्या होगा, यहाँ से क्लोज सर्किट है तो करंट बहेगी, एम आई राइट। जब करंट बहेगी तो सबके क्रॉस सबके पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में आप देख रहे हैं इन फॉर्म ऑफ रिएक्टेंस या इम्पीडेंस, आप देख रहे हैं ऐसे सूरत हाल में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो करंट और वोल्टेज का क्या संबंध होगा वो आप देख लीजिए। अगर हम कहें कि सर्किट में करंट आई फ्लो कर रही है हमारी, एम ए राइट, जिसको हमने एक्स एक्सिस पर रख लिया, तो वोल्टेज अक्रॉस जो इंडक्टर है वो पाई/2 से करंट को लीड करता है। आपने रटा होगा करंट लैग बिहाइंड बाई फेज डिफरेंस ऑफ पाई/2 इन ए इंडक्टर सर्किट, इतना ही पढ़ा था। जबकि आपको पता होना चाहिए कि किससे पीछे होती है, वो वोल्टेज से होती है। इसी तरह करंट जो है लीड करती है, आपने पढ़ा था कैपेसिटर सर्किट्स में बाई ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई/2, किस क्वांटिटी से आपने नहीं पढ़ा था, वो उसको कहते हैं वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर से लीड करती है। हाँ, रेजिस्टेंस के क्या सूरत हाल होंगे, ये ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता है, तो जिस डायरेक्शन में करंट होती है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज होता है आपका रेजिस्टेंस में। तो ये डायग्राम बहुत अच्छा है, आप ध्यान रखिए, इससे आपको सब क्लियर हो गया। केवल अगर इंडक्टर हुआ यानी ये और ये नहीं हुआ तो आप कह देंगे हाँ भाई लीड कर लैग कर रही है, और कैपेसिटर हुआ तो आप कह देंगे कि साहब जो करंट है वो आपका लीड कर रही है, इसमें इंडक्टर में लैग कर रही है, कैपेसिटर में लीड कर रही है, और रेजिस्टेंस में आपका सेम डायरेक्शन में। अगर एल आर है तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये और ये डायग्राम काम आएगा, सी आर सर्किट है तो ये काम आएगा, और एल सी आर सर्किट है तो ये पूरा रिजल्टेंट इस डायग्राम का रिजल्टेंट काम आएगा। तो दोस्तों ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए इसमें अगर हम कहें कि सर ये तो इसमें वोल्टेज अक्रॉस सी भी है, बी भी, आर भी है, एल भी है, रिजल्टेंट क्या होगा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, रिजल्टेंट आप ऐसे बना लीजिए, ये कर लीजिए वी आर। अब इसमें जो भी ज़्यादा हो, या तो एक्स एक्सिस पे अपोजिट है तो घटेगा, जो भी आपका मैग्नीट्यूड है वो आप ले लीजिए, जो भी पॉजिटिव या निगेटिव है इस पर डिपेंड करेगा। पॉजिटिव है तो सर्किट इंडक्टिव हो जाएगा, और अगर ये निगेटिव है तो कैपेसिटिव हो जाएगा। ये हो गया, तो आपने कहा हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, आपने कहा सर ये देख रहे हैं 90 डिग्री पे है हमेशा, तो ये आपके पास रिजल्टेंट बी आ जाएगा, और ये आपका फेस हो जाएगा। अब इस डायग्राम से सब कुछ निकल रहा है, आपकी वी की वैल्यू निकल रही, देख लीजिए, एम ए राइट। ये आपका ये है एक्स है, ये आपका y है जो कि 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट v आपके आ गया, बी स्क्वायर बराबर बी आर स्क्वायर प्लस बी सी या बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर, जो भी मैग्नीट्यूड हो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। फेस आपने का 10 फाई से निकाल लेंगे, फाई निकालना बहुत आसान है क्योंकि हमको परपेंडिकुलर भी मालूम है और हमको बेस भी मालूम है। यहाँ पे एक और चीज पढ़ लीजिएगा जो कि बहुत अच्छी चीज है, जिसको आप पावर फैक्टर कहते हैं, जो कि cos फाई के द्वारा दिया जाता है, एम राइट। तो cos फाई के द्वारा दिया जाता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपका क्या है, यहाँ पे वी आर है, हाइपोटेन्यूज वी है। अगर आपको वोल्टेज नहीं दिया है तो आप जान रहे हैं सीरीज है तो करंट एक कांस्टेंट करंट आई फ्लो करेगी, तो आई इंटू आर कन्वर्ट कर लिया आपने, और ये भी यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे आप, तो आप कहेंगे आई अंदर हो जाएगा आपका, ये रूट है तो आई स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा,
तो आपका ये हो जाएगा इम्पीडेंस के बराबर हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ से देखिए v की जगह आप लिख सकते हैं अंडरवुड आई स्क्वायर और इंटू जेड स्क्वायर। एम आई राइट? v बराबर क्या हो जाएगा, आई आर होता है, तो आई और z आपको दिया गया है, तो इससे आपका काम बन गया। आपने कहा i इंटू आर और v स्क्वायर था, इसलिए v बराबर अंडर रूट दिस थिंग। तो आपने कहा ये बराबर z के देखिए आपको मिल रहा है और आई स्क्वायर हो जाएगा, तो i इंटू जेड कैंसिल कर दीजिए, r अपॉन जेड हो जाएगा। तो अक्सर बच्चों में दिक्कत आती है, किस चीज में दिक्कत आती है, इसको बनाना शुरू कर दें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सवाल इस पे लगते हैं। फिर वोल्टेज के केस में इस पे बहुत से सवाल लगते हैं। तीसरा फेस और चौथा पावर फैक्टर। तो अक्सर फेस एंगल और पावर फैक्टर में कंफ्यूजन होता है। फेस एंगल का मतलब हमको फाई निकालना है। फाई आप 10 से निकालेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं सारा खेल परपेंडिकुलर का है, चाहे वो वोल्टेज का करंट से हो या वोल्टेज का रेजिस्टेंस के वोल्टेज से हो, तो इसलिए टेंजेंट लेना बहुत आसान है। पावर फैक्टर पूरा पूरा cos फाई होता है, जिसको आप बेस अपान हाइपोटेन्यूज करते हैं, जो कि आर अपान जेड हो जाता है। ये जेड आपका कुछ भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास सर्किट पे ये नहीं है, तो जेड किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। और मान लीजिए केवल लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इंडक्टर है, तो ये नहीं है, ये जीरो, तो जेड बराबर आपका एक्सएल हो जाएगा। इसी तरह अगर केवल इंडक्टेंस है, तो ये जीरो, रेजिस्टेंस नहीं होगा, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर नहीं होगा, तो आपका जेड किसके बराबर हो जाएगा, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा। और आप यहाँ रखते रहेंगे, आराम से पावर फैक्टर हर सर्किट में निकालते रहेंगे। कहना ये चाहता हूँ कि एक हमने जनरल एलसीआर बना दिया है। अगर आपको केवल रेजिस्टेंस चाहिए, तो सारी बाकी वैल्यू जीरो कर दीजिए, तो रेजिस्टेंस के केस के फार्मूले पैदा हो जाएंगे। अगर इंडक्टर चाहिए, इंडक्टर लगा हुआ है, तो बाकी चीज़ों को जीरो कर दिए तो इंडक्टर का मिल जाएगा। अगर केवल सर्किट में कैपेसिटेंस लगा है, तो उसका मिल जाएगा। और साथ में आप जानते हैं 6 प्रकार के सर्किट होते हैं, आपको जल्दी से सिखा दें। एक केवल रेजिस्टेंस, केवल इंडक्टेंस और केवल कैपेसिटेंस। एक हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ एल आर और कॉम्बिनेशन ऑफ सी आर। एम आई राइट? एल आर और सी आर। और एक आपका हो गया रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ये आपके पास 6 सर्किट्स हैं। इसी में आपको केवल ईएमएफ सोर्स लगाना है और क्या निकालना है, इम्पीडेंस निकालना हो सकता है, वोल्टेज निकालना हो सकता है, फेज निकालना हो सकता है और पावर फैक्टर हो सकता है। तो यानी 4 इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि 6 सर्किट में निकालनी पड़ती हैं। तो 4 छंग 24 फार्मूले हो गए। तो उसमें आपको दिक्कत होती है, उसको मैंने एक कंबाइन कर दिया है और मेथड आपको बता ही दिया है। जो चीज़ केवल है वही रखिए, बाकी सबको जीरो कर दीजिए। इसी से सारा काम आपका आसान हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं आगे। रेजोनेंस। रेजोनेंस आप जानते हैं क्या होता है कि अगर आपके पास LCR सर्किट है और आपने एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी लगा दिया है, LCR और वोल्टेज सोर्स आपने लगा दिया, ठीक, F का लीजिए या ओमेगा का लीजिए, एंगुलर ले लीजिए, लीनियर ले लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं ओमेगा बराबर 2πf, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप देखिए अगर इस सर्किट में आपको करंट देखनी हुई तो आपको मिल जाएगा ओम्स लॉ से इतना अपॉन इम्पीडेंस। और अभी अभी आपने इम्पीडेंस देखा था, दिखा दें आपको, ये देखा था R² प्लस x माइनस एल एक्स सी का, ये चीज देख रहे हैं इम्पीडेंस।
और इसको यहाँ पे रख दीजिए। क्योंकि जेड चाहिए था इसलिए अंडरवुड हो गया। कहना क्या चाहता हूं कि रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ। रेजोनेंस का मतलब हुआ कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी इसके अंदर फ्लो कर रही है वो मैक्सिमम है। कोचिंग का नाम ना समझ लीजिएगा। रेजोनेंस का मतलब कोई कोचिंग का नाम नहीं। अगर इस सर्किट में देखें तो आप कह सकते हैं इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमने ये तो लगाया था जिसकी वजह से आई पैदा हुआ, कसम पैदा करने वाले की, वो पैदा हुआ तो हमको मैक्सिमम चाहिए, जो कि जो मैक्सिमम हो गया वही रेजोनेंस हो गया। तो आप कह सकते हैं एट रेजोनेंस जो करंट है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब देखिए करंट मैक्सिमम कब होगी, जब आपका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। एम आई राइट। और मिनिमम कब होगा, जब ये बराबर इसके हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा इतना फैक्टर। एम आई राइट। और जिसकी वजह से आपका ये जीरो हुआ तो ई अपान आर हो गया, आपको केवल रेजिस्टेंस मिला, आपको मैक्सिमम मिला। तो दोस्तों ऐसे केस में आपको रेजोनेंस होगा तो आपको एक बात एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है, क्या कि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, वो रेजोनेंस नहीं लिख के देगा, वो आपको कहेगा कि भाई साहब हमको वो फ्रीक्वेंसी निकालो। जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे, एक डायग्राम बना रहा हूं, डेरिवेशन नहीं करूंगा। आपने कहा कि सर ऐसे सूरत हाल में आपने देखा किसी सर्किट में जब एलसीआर सर्किट होता है तो अगर उसमें हम ओमेगा या फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, एंगुलर या लीनियर फ्रीक्वेंसी संबंध आपको मालूम है, तो करंट का वेरिएशन ये होता है। तो आपने कहा कि सर हमको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, चाहे वो लीनियर ले लें चाहे ओमेगा ले लें, हमको करंट मैक्सिमम मिलती है। यही मैक्सिमम करंट आपको रेजोनेंस करंट कहलाती है, आई मैक्सिमम कहलाती है। इसमें आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो आपको मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी। कैसे मिल जाएगी, इसको मिनिमम करना था, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर हमारे पास जो रेजोनेंस की कंडीशन है वो लगभग आपको 5 कंडीशंस में घुमाएगा। ये नहीं कहेगा कि सर्किट में रेजोनेंस है, वो आपसे कहेगा कि एक एलसीआर सर्किट है उसमें जरा फ्रीक्वेंसी बताइए कब, जब सर्किट में करंट मैक्सिमम हो। तो जो फ्रीक्वेंसी आप इसको करेंगे कब करेंगे, एक्सी बराबर एक्सएल से होगा तभी ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, आई मैक्सिमम होगा। ऐसे सूरत हाल में आप कर सकते हैं ओमेगा एल 1/ओमेगा सी, इधर गुणा कर लीजिए तो आप कह सकते हैं कि सर ये ओमेगा स्क्वायर बराबर L/C, ओमेगा बराबर √LC, और आप जानते हैं ओमेगा बराबर 2πf, तो आपको ये मिल गया। एम आई राइट। एट रेजोनेंस आपको ये मिल गया। तो वो ये नहीं कहेगा कि यार फ्रीक्वेंसी बताइए एलसीआर सर्किट में जब हमारा जो है करंट मैक्सिमम हो, या कहेगा कि जो हमारा इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो। ये नहीं कहेगा रेजोनेंस, क्योंकि उस समय तो आप फार्मूला याद करें कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π/L/C या एंगुलर 1/√LC। ये तो आप याद करें अगर आपको रेजोनेंस मिल गया। वो रेजोनेंस की बात ही नहीं कहेगा कि अगर सर्किट एलसीआर है, करंट मैक्सिमम है, इम्पीडेंस मिनिमम है या इन फेस है। इन फेस है यानी कि ERMS IRMS सेम फेस में है भाई साहब, या फेस एंगल 0 है। ऐसा कब होगा, जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होगा, यानी इम्पीडेंस केवल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। और इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर कब होगा, जब XL बराबर XC होगा। तो क्या होगा, ये बराबर होगा तो 0 हो जाएगा, तो आपका इम्पीडेंस R के बराबर होगा जो कि मिनिमम होगा, जिसकी वजह से I मैक्सिमम मिलेगी। और चूंकि सर्किट में केवल रेजिस्टेंस बचेगा तो ऐसे सूरत हाल में फाई जो है वो 0 होगा या इन फेस होगा। IRMS ERMS आर इन फेस।
तो दोस्तों फार्मूला केवल यही है जो कि आपको याद है, लेकिन वो ऐसे सूरत हाल में आपको ये नहीं कहेगा कि ये फार्मूला LOC LCR पूरा दे रखेगा, आप बड़े परेशान हो जाएंगे कि फ्रीक्वेंसी निकालो इसमें आर भी है क्या करें, लेकिन वो आपको देगा कि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में एक बता देगा कि यार सर्किट में करंट मैक्सिमम है, इम्पीडेंस मिनिमम है, या इन फेस है, ERMS IRMS इन फेस यानी फेस डिफरेंस 0 है, या इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर है, या रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर और रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस बराबर है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है जो कि मैंने नीट में भी देखा है, वो रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर पूछता है। पावर फैक्टर cos फाई से देते हैं, क्योंकि फाई आपका क्या हो गया 0 हो गया, तो आप कह सकते हैं कि जो पावर फैक्टर है, अरे फिजिक्स फंडा नहीं है, पावर फैक्टर है वो 1 हो गया, cos 0 1 होता है। तो आप कह सकते हैं कि एट इन रेजोनेंस पावर फैक्टर इज 0, और रेजोनेंस को इन 5 कंडीशंस में, रेजोनेंस ना कह के इन 5 कंडीशंस को पे सवाल बना देता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5 बातों को अच्छी तरह समझ लीजिए, वीडियो को एक बार बैक करके फिर से रेजोनेंस वाला टॉपिक समझ लीजिए। आइए चलते हैं आगे। भैया अगर कोई सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एम आई राइट, भले ही EMF सोर्स लगा दीजिए, तो जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि जो पावर लॉस होता है वो किसके बराबर होता है। पावर लॉस जो होता है, जिसको आप P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो I²R होता है। क्यों होगा? क्योंकि जब भी आप EMF ही लगाएंगे तो इसमें ओमेगा पे डिपेंड नहीं करेगा, जो करंट जिस डायरेक्शन में है वोल्टेज भी उस डायरेक्शन में होगा, इसलिए पावर लॉस इसकी वजह से होगा। और आप जानते हैं कि चूंकि इंडक्टर और जो कैपेसिटर्स है उसमें जो करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो आपका π/2 का होता है। तो आप कहेंगे सर इससे फायदा क्या हुआ? जब AC मेन में पावर लॉस निकालते हैं, ये तो एक प्रकार का DC मेन का भी हो जाता है, तो आप देखते हैं कि यह बराबर होता है VRMS IRMS इंटू cos फाई, यही पावर फैक्टर कहलाता है। ये फाई किस किस के बीच में होता है? ये फाई जो होता है करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल होता है। तो इसमें तो π/2 हो गया आइडियल केस में, इसमें भी आइडियल केस में π/2 हो गया, जो कि 0 हो जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इसमें पावर लॉस 0 है, इंडक्टर में भी कैपेसिटर्स में भी है, तो पूरा जो फार्मूला बचेगा वो ये बचेगा रेजिस्टेंस के केस में। इस फार्मूले को ध्यान रखना है, VRMS IRMS यहाँ पे हमने E के फॉर्म में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ERMS और IRMS को ले सकते हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ और आप एलिब्रेट कर लीजिए, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये V0/√2 होता है, ये I0/√2 होता है, एम आई राइट, और ये cos फाई पावर फैक्टर तो रहेगा। तो पावर लॉस हो सकती है जब पीक वैल्यू के फॉर्म में लेंगे, जो भी आपने इसमें वोल्टेज लगाया है इसको गुणा कर दीजिए, 2 हो गया, cos फाई हो गया। इतना तो आप जानते ही हैं बेटा, E बराबर E0 sin ओमेगा t, या आप इसको V कह दें तो आप कह सकते हैं कि V0 sin ओमेगा t। ठीक, तो चाहे आप E से रिप्रेजेंट करें आपके सर, चाहे वोल्टेज सोर्स से करें आपके सर या किताब, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बोथ आर द सेम थिंग। केवल प्रेजेंटेशन है कि ये जो EMF सोर्स है वो अल्टरनेटिंग सोर्स है, जिसको आप वोल्टेज सोर्स भी कह सकते हैं या EMF सोर्स कह सकते हैं। तो पावर के केस में, पावर लॉस के केस में एक ये फार्मूला VRMS IRMS cos फाई, एक आपको ये ध्यान रखना है V0 I0/2 cos फाई। cos फाई को आप समझ गए, ये वही फेस एंगल है जिसका cos फाई लेते हैं, वो पावर फैक्टर बन जाता है। और केवल रेजिस्टेंस होगा तो घबराइएगा नहीं, I²R कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वाटलेस करंट की बात करते हैं। वाटलेस करंट में आपने देखा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई करंट है जिसको हम IRMS कहते हैं, एम आई राइट, और एक वोल्टेज होगा, बगैर इसके काम चलेगा नहीं, बहुत देर बी ले लिया तब की बार ई ले लेते, ERMS। दोनों में केवल सेम होगा तो रजिस्टिव सर्किट होगा, वरना आपको कोई ना कोई फेज डिफरेंस मिलेगा। ऐसे सूरत हाल में आप करंट RMS के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक फेज एंगल के साथ वाला IRMS cos फाई, और एक इसके नॉर्मल वाला IRMS sin फाई, एम आई राइट। ठीक दोस्तों, आइए इसमें देखते हैं, अगर इस वाली वोल्टेज और करंट में कितना आपका पावर लॉस होगा तो आप कहेंगे सर पावर लॉस VRMS, जो कि यहाँ ई से करा ERMS, IRMS का हमने cos फाई ले रखा है, इनटू पावर फैक्टर cos फाई। देखो सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। भाई आपका करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में है तो जो फाई होगा इस केस में वो 0 डिग्री का होगा, और पावर फैक्टर जो cos फाई है वो 0 हो जाएगा। देखो यही तो फार्मूला है आपका, VRMS IRMS और cos फाई। इसकी वैल्यू 1 होती है तो आपको मिल गया। कहने लगे सर ऐसे सूरत हाल में इस केस में जो हमारा पावर लॉस होगा वो ये होगा। आपने कहा यहाँ कीजिए, ये बिल्कुल करते हैं। ये तो है आपके पास ERMS, साथ में ये कंपोनेंट ले लिया, कौन सा, IRMS sin फाई, एम आई राइट। इसमें और इसमें इस वोल्टेज और इस करंट में कितना अंतर है, पाई/2 का, नॉर्मल है बेटा, तो पावर फैक्टर क्या हो गया, cos/2 का, और cos पाई/2 cos 90 0, यानी यहाँ पावर 0, यानी यहाँ पावर ही नहीं है। तो पावर नहीं है तो क्या करेंगे, पावर की यूनिट वाट, वो है नहीं तो यानी ये क्या हो गई, वाट हो गई। वाट हो गई किसकी वजह से हुई है, पाई/2 इस करंट की वजह से। तो इसीलिए जो IRMS का जो साइन फाई होता है उसको आप वाटलेस करंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाट होती ही नहीं है, यानी यहाँ पे आपके पास एनर्जी नहीं है। वो एनर्जी किसकी वजह से नहीं है लॉस हो रही है, पावर लॉस किसकी वजह से नहीं हो रहा है, इस कंपोनेंट ऑफ करंट की वजह से। इसीलिए इसको वाटलेस करंट कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, आजकल बहुत सवाल पूछे जाते हैं वाटलेस करंट क्या है, IRMS दे रखी हो, फेज डिफरेंस दे रखा है, IRMS इंटू साइन फाई कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, वाटलेस करंट मिल जाएगी। कई बार हमने इसको क्लास 12th में और नीट के एग्ज़ाम में वाटलेस करंट की वैल्यू निकालते हुए देखा है, पूछते हुए देखा है। आइए दोस्त चलते हैं ट्रांसफार्मर। अल्टरनेटिंग करंट हो, ट्रांसफार्मर ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्रांसफार्मर में आप देखते हैं दो कॉइल होती है, एक आपकी प्राइमरी कॉइल है और दूसरी आपकी जो है वो सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में क्या करते हैं, आप कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, इससे करंट होता है। चूंकि ये मसला किसका है, ये मसला है आपका कॉइल का, तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी। अल्टरनेटिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो फ्लक्स पे चेंज होगा। जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसको दूसरे कॉइल से कर दीजिए। यही तो कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ देने में फैराडे ने, कि जो चेंजिंग फ्लक्स है अगर उसको किसी कॉइल से कर देंगे तो एक इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत था उसी पे ट्रांसफार्मर बना है। तो प्राइमरी में चेंज करते हैं थोड़ा बहुत लगा के, और आप सेकेंडरी में देखते हैं उसकी वजह से आपको वोल्टेज, इंड्यूस वोल्टेज मिल जाता है। तो इधर कंटिन्यू चेंज करते रहिए तो कंटिन्यू इंड्यूस वोल्टेज मिल जाएगा और सर्किट क्लोज होगा तो करंट बहेगा। तो देखिए प्राइमरी में हम लोग काम कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, और सेकेंडरी में फ्री में वोल्टेज और को करंट, सर्किट क्लोज करके करंट प्राप्त कर रहे हैं। अब सरकार से ना कहिएगा कि तुमको तो फ्री में ही मिल गया वोल्टेज, यही ये हमको सप्लाई कर रहे हो। लेकिन सरकार ने जो इतनी मेहनत की है, जो अल्टरनेटिंग सोर्स लगाए इसको चलाए रखने के लिए, जो उसने मेहनत की है, बड़े बड़े डैम बनाए हैं,
उसकी वजह से जो टरबाइन चलाई है, उसकी वजह से जो चेंज करके बिजली बनाई है, जो घर तक आई है, उसमें बहुत पैसा लगता है। तो सिद्धांत बहुत आसान है। प्राइमरी में आप चेंज कीजिए करंट को तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, जिससे फ्लक्स चेंज होगा, जिसको आप ये जो लगा हुआ है कोर, इसको कह रहे हैं कि आपने इसको म्यूचुअली इसमें अंदर इंटैक्ट कर दिया, इससे कपलिंग कर दी है। इस कपलिंग को चेंज इन फ्लक्स की कपलिंग से इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो गया। ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान रखना है भाई साहब, इसमें 3 बातें ये और 2 बातें और सिखाएंगे। क्या? जो प्राइमरी का वोल्टेज सोर्स है और जो सेकेंडरी में जो वोल्टेज पैदा हो रहा है, उसका जो रेशियो है वो बराबर सेकेंडरी की करंट और प्राइमरी के करंट के बराबर होता है, तथा जो वोल्टेज है वो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न, ये जो कॉइल है जिसमें भी जो आपने इंडक्टर बनाया इसमें नंबर ऑफ टर्न है, प्राइमरी के हो गए ये, और ये नंबर ऑफ टर्न कॉइल के अंदर सेकेंडरी के हो गए। तो वोल्टेज में प्राइमरी का कॉइल का नंबर ऑफ टर्न वोल्टेज सोर्स का नंबर ऑफ टर्न बराबर होते हैं, यानी कि वोल्टेज में नंबर ऑफ टर्न सिमिलर है, पीवी एनपी पीएस एनपी, लेकिन करंट रेसिप्रोकल होती है। तो इस 3 चीज को बड़े ध्यान में रखना है, इसी से काम बनता है। यहां पे आपको 2 बातें और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है आपको? कि आपने कितनी पावर इन की। अरे पावर इजिकल टू वी इंटू आई, क्या दिया प्राइमरी में? वी वोल्टेज दिया है और कौन सी करंट बैठी है? आई पी। और आपका पी आउट कितना मिला है? पावर यानी वोल्टेज ये है और आपका करंट आई एस है। एम राइट? यहीं से काम बन जाता है। इसको और डिवाइड करेंगे, अगर कहीं लॉस नहीं हो रहा है तो पी इन बराबर पी आउट, बस उसी से आपको ये वाला फार्मूला बन जाता है। आइए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इफिशियंसी, क्योंकि हर एक चीज़ 100% तो है नहीं, कहीं ना कहीं इफिशियंसी आप जानते हैं वो क्या करती है। जितना आपको आउटपुट मिला और जितना आपने इनपुट डाला था, तो अगर आउटपुट और इनपुट बराबर है, कहीं लॉस नहीं चल रही, तो इफिशियंसी 1 यानी 100% होती है, जो कि ऐसा संभव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आउटपुट कुछ ना कुछ आपसे कम मिलेगी। भाई टोटल मार्क्स आपके नीट की बात करें तो आप 100% इफिशियंट होते 1-2 बच्चे, क्योंकि 720 में 720 नंबर आते हैं, लेकिन सबके नहीं आते हैं। यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये जो आप कपलिंग कर रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रांसफर रेशियो। ट्रांसफर रेशियो, और इसमें ध्यान रखिएगा इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है नंबर ऑफ टर्न अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न है जो प्राइमरी में है उसका रेशियो निकाल लेंगे, इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहते हैं। तो जो ट्रांसफर रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा एक बार सवाल पूछ लिया गया था, बहुत आसान था, फार्मूला आपको मालूम नहीं था, आप गलती कराए थे। नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक हमारा लेक्चर को देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, इसका मतलब आप लाइक कर रहे हैं। एक लाइक तो बनता है। लेक्चर को शेयर कर दीजिए वीडियो को, और अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए आलोक सोती को। जय हिंद। जल्दी मिलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टॉपिक के साथ।